हेलो एवरीवन। धमाकेदार सीरीज़ जो इन्वायरमेंट की चल रही है, इसमें आपका ये 4th लेक्चर है, 4th पार्ट है, जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज कर रहे हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं सीरीज़ का, तो आप प्लीज़ इससे पहले 3 वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है, आप उनको भी देखिए और उन सभी को कोरिलेट करके आप ये देखिए कि यूपीएससी में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और उनको फिर से रिपीट किया गया है। या आपको ये देखने की कोशिश करनी है कि कौन सा चैप्टर है, ऐसे कौन कौन से एरिया है जहाँ पे यूपीएससी मोस्टली फोकस कर रही है। जैसे वो किसी ना किसी किसी ना किसी स्पीसीज़ की कंजर्वेशन या उसके जो कंजर्वेशन स्टेटस है उससे क्वेश्चंस पूछ रही है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, या कोई इकोलॉजी या किसी स्पेसीज को किसी जोग्राफिकल लोकेशन से इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। पिछली बार 2019 में एक्ट और पॉलिसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से आपको एक अप्रोच लेके चलनी है कि यूपीएससी किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखिए, आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब आपने जो भी एक ईयर में पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज़ करिए और उसके पढ़ने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करके जाइए। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने इससे पहले 85 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है आपका 86। इसमें पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। आपको इकोसिस्टम के बारे में बताना है कि इकोसिस्टम क्या है या उसकी बेस्ट डेफिनेशन क्या है। तो इसमें देखते हैं, ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अदर, maybe that part of earth which is inhabited by living organism। ये भी गलत तो कुछ लग ही नहीं रहा है। थर्ड, community of organism together with the environment in which they live। ये सबसे सही सा अभी तक का लग रहा है। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। देखिए, अब अगर हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखें तो आपको चारों ही लग रही होंगी कि कोई भी आपको ऐसी गलत डेफिनेशन नहीं लग रही है। लेकिन जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो है कि कम्युनिटी का अगर इन्वायरमेंट के साथ या किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वो अगर साथ साथ में रह रहे हैं, तो वो एक पूरी इकोसिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी बेस्ट डेफिनेशन होगी सी, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। ठीक है, तो आंसर होगा 86 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 87। इसमें है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एरेडा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एरेडा के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, इट इज़ ए पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, सेकंड है, इट इज़ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यस, देखिए जो एरेडा को बनाया गया था वो ये जो पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी बनाई गई थी। इसमें क्या है कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वगैरह हैं उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जो MNRC है उनको प्रमोट करना, डेवलप करना और आर्टिफिशियल जो असिस्टेंस है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उसको प्रोवाइड करना। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था इसको 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जो एरेडा है ये गवर्नमेंट की एक कंपनी है और इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है, क्योंकि ये सिंपल क्या करती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वगैरह, या हम सिंपल कह सकते हैं कि ये पैसा वगैरह प्रोवाइड करने का, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 88 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग ए स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट ए रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको पता चल गया होगा, एक टर्म सिर्फ उसमें लिखा है फ्लोटिंग, और इंडिया का केवल एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लोटिंग लेक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। तो वो कौन सी है? यस या कैबू लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है,
तो ये आपका है एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 89 की ओर। विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN एंड द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको IUCN और साइट के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है IUCN इज ए ऑर्गन ऑफ UN एंड साइट्स इज ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। तो देखिए, अगर हम बात करें IUCN की, तो IUCN एक UN का ऑर्गन नहीं है, जबकि जो साइट्स है वो आपके गवर्नमेंट्स का एक, जो अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं उनका एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो साइट के बारे में सही लिखा है, लेकिन IUCN के बारे में गलत लिखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है IUCN रन द थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड दी वर्ल्ड टू बेटर मैनेज दी नेचुरल इन्वायरमेंट। यस, तो आप ये कह सकते हो कि जो IUCN है इसका ये काम है, तो सेकंड ऑप्शन ये आपका सही आपको लगेगा। दूसरा हम देखते हैं, थर्ड ऑप्शन है साइट इज़ ए लीगली बाइंडिंग टू द स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। यस, ये भी थर्ड ऑप्शन भी आपका राइट है। तो आप देख रहे हैं कि वन ऑप्शन आपका रॉन्ग है, तो ए कट जाएगा, सी कट जाएगा और डी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 90 की ओर। इसमें है विथ रेफरेंस टू डुगोंग ए मैमल फाउंड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एक जो डुगोंग है वो आपका एक मैमल है, उसके रिस्पेक्ट में आपको चीज़ें बतानी है। इट इज़ ए हर्बीवोरस मैराइन एनिमल। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है कि जो डुगोंग है ये आपका हर्बीवोरस है, मछली की तरह है। सेकेंड है इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे उसने इंटायर टर्म देख के आपको एक एक्सट्रीम वर्ड जोड़ दिया है, इससे इसकी पॉसिबिलिटी है कि 2 आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो दिस इज़ ऑल्सो राइट। आप कहेंगे 2 गलत आपको लग रहा है, तो ऑप्शन 1 कट जाएगा और 2 कट जाएगा। 3 इज़ राइट आंसर, सो 1 and 3 इज़ राइट आंसर, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे 91 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। आपको पता है गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी भी आते हैं, बस आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो अगर। 92 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लेशन सबस्टांस। मैंने आपको जब 2003 या 4 का क्वेश्चन में सॉल्व करा रही थी, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल जब क्वेश्चन पूछा था, तो उसने पूछा था कि क्या ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्या ये ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है। नो, तो उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि आपके जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, ठीक है। तो आपको पता है मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी। क्योटो प्रोटोकॉल आपको बता ही दिया था, यहीं से कार्बन डेटिंग वगैरह आई थी, ये सारी चीज़ें वहीं से ही निकलती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है आपका 93, इसमें है व्हाट इज़ द रियो 20 कॉन्फ्रेंस ऑफ्टन मेंशन इन द न्यूज़। आपको ये बताना है कि रियो+20 जो कॉन्फ्रेंस थी वो किससे रिलेटेड थी। तो एक्चुअली रियो की जो कॉन्फ्रेंस थी ना, वो आपकी जो यूनाइटेड नेशन वगैरह की वो यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मेनली जो मीटिंग्स होती हैं उसको कहा जाता है रियो 20। इसको 2012 में कंडक्ट किया गया था। सो आप ये समझते हैं इट इज़ ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज़ अ राइट आंसर। इट इज़ ए मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, नो ट्रेड से ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, नो। इट इज़ ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये भी एक बिग स्टेटमेंट लग रहा है, सो आंसर विल बी 1A। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और सेकेंड बार ये क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है, तो प्लीज़ केयरफुल। ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि यूपीएससी रिपीट नहीं करती, यूपीएससी भी रिपीट करती है, बशर्ते आपने क्वेश्चंस को एनालाइज किया हो तो आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन पहला है इट इज़ इंटेंडेड टू असिस्ट दी डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज।
यस, जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसका मेन मोटिव है, जो एक्चुअली जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसको यूएनएफसीसी के द्वारा ही बनाया गया है, और इसका मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि जो वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह हैं उनको मनी दी जाए, जिससे कि वो सही मैकेनिज़्म को फॉलो करके जो ग्रीन हाउस इमिशंस वगैरह हैं उनको कम किया जाए, और जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको काउंटर किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आपके लिए राइट है। सेकंड है, इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजेस ऑफ यूएनईपी, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये किससे रिलेटेड है? यूएनएफसीसी। तो आंसर बी तो आपका रॉन्ग है, बी काटोगे तो ये भी गया और ये भी गया। ए आंसर इज़ राइट, सो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने 95 में आपको क्या पूछा है? कुछ चीज़ें दी हैं जिनको आपको मिलाना है। पहला है अनेक्स 1 कंट्रीज़, क्या कार्टाजीना प्रोटोकॉल में इनके बारे में बताया गया है? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, और ये क्या नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत बताई? यस, तो इसमें लिखा है अनेक्स 1 कंट्रीज़ और अनेक्स कार्टाजीना प्रोटोकॉल, सर्टिफाइड इमिशन, नागोया प्रोटोकॉल और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म वो क्योटो प्रोटोकॉल। आपको ये देखना है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था उससे पहले क्वेश्चन 2010 या 11 में पूछा जा चुका है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड था? क्योटो प्रोटोकॉल से। क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म था वो किससे था? अनेक्स 1 कंट्रीज से, मतलब ऐसी कंट्रीज़, ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो अनेक्स 1 के अंतर्गत आती हैं। उसमें कहा गया है कि उन कंट्रीज़ को ऐसे प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करना है जिससे कि ग्रीन हाउस इमिशन को रिड्यूस किया जा सके। और उसी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो कार्बन इमिशन की बात की गई है, तहाँ उसी समय या इसी प्रोटोकॉल से ये कॉन्सेप्ट निकलता है, क्या? कार्बन क्रेडिट वाला। ये भी मैंने आपको बताया था। और इसी में बताया है कि आपको जो इमिशन है वो रिडक्शन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कार्टाजीना प्रोटोकॉल, और जो आपका कार्टाजीना प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है? ये आपका एक जो सीबीडी है उसका एक पार्ट है। उसमें है कि जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मूवमेंट को आपको देखना है, उस पर नज़र रखनी है कि लिविंग जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कैसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कार्टाजीना है वो अनेक्स 1 कंट्रीज से नहीं है, जो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, अनेक्स 1 कंट्रीज। जो नागोया प्रोटोकॉल है वो क्या करता है कि ये जो जेनेटिकली रिसोर्सेज हैं उस पर बात करता है, और नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था, और ये इंश्योर करने पे काम करता है कि ऑल जितने भी बेनिफिट्स, मतलब जेनेटिकली रिसोर्स से जो भी बेनिफिट हो उसका बेनिफिट सबको मिले, मतलब बेनिफिट को शेयर किया जाए। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सर्टिफाई इमिशन रिडक्शन है ये भी आपका किससे रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल से, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में ही इमिशन रिडक्शन की बात की गई है। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये आपको पहले भी यूपीएससी पूछ चुकी है। तो आपका जो थर्ड है वो करेक्ट मैच है। तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन आपके सामने है, एक मिनट, ऑप्शन आपके सामने है 1 2 2 3। आपको पता है 1 2 गलत है, ये भी गया, 3 इज़ राइट आंसर, सो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 96 में क्या है आपका? विथ रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो टीब के रिगार्डिंग सही। पहला ऑप्शन, इट इज़ इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, नहीं पता, होल्ड पे रखिए, ठीक है। सेकेंड है, इट इज़ ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द डाइवर्सिटी। यस, अगर किसी इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी तो मेनली उसका मेन पर्पस तो यही होगा ना कि बायोडाइवर्सिटी पे
बेहतर अटेंशन दे के उसकी इंपॉर्टेंस को समझा जाए। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो काफ़ी जनरल है, तो 2 सही है। थर्ड है इट रिप्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डिमॉन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। 3 भी आपका काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, तो 2, 3 तो आपको सही लग रहे हैं। फर्स्ट जरा आप फिर से देखें कि ये UNEP, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो इकोनॉमिक फोरम का बायोडाइवर्सिटी से क्या रिलेशन आ गया, तो ये वेग स्टेटमेंट है, तो 1 को काटो और जैसे ही 1 आप आएंगे तो A ऑप्शन कट गया और D ऑप्शन कट गया। 2 और 3 आपको दोनों राइट है, तो C इज राइट आंसर। 97 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला, प्रॉपर डिज़ाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN RED+ प्रोग्राम कैन बी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। पहला जो RED+ प्रोग्राम है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है ये आपको बताना है। इसका पहला ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस, क्योंकि जो रेड है आपका जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ही है। सेकंड है आपका रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यस। एंड थर्ड है पॉवर्टी रिडक्शन, तो भैया ये तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इकोसिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पे जो पॉवर्टी है उससे क्या है, तो ये बिग स्टेटमेंट है। और जैसे ही आप थर्ड ऑप्शन काटेंगे C ऑप्शन, B ऑप्शन और D ऑप्शन कट जाएगा, आंसर आएगा आपका A। तो दिस इज एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट है आपका 98। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा समय में ना लेके, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, आपको फालतू की इधर उधर नहीं, एट ए मतलब टू दी पॉइंट आपको चीज़ें आप पढ़ें और आगे बढ़ें। और एग्ज़ाम के बाद आपके पास बहुत समय होगा, उसके बाद आप फिर से इन चीज़ों को पढ़ के आप जो नोट्स बनाते हैं या जो भी आप बुक पढ़ते हैं उनको कोरिलेट करके अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सीखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। आपको ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में बताना है कि ये आखिर है क्या। पहला, इट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल for government and business leaders to understand, quantify and manage greenhouse gas emission। greenhouse gas protocol में भी हो सकता है कि लोग मिलके आपस में ये मैनेज करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ UN यूनाइटेड नेशन, और अदर कंट्रीज़ क्या करेंगी, to offer financial incentives to developing countries to reduce the greenhouse gas emission and to adopt इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी के लिए पैसा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही वैसा नहीं लग रहा है आपको, वेग स्टेटमेंट अजीब टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो 98 का जो B ऑप्शन है वो आपको गलत लगाना है। नेक्स्ट है आपका C, इट इज़ ए इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट रेक्टिफाई बाई ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ UN टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू स्पेसिफाइड लेवल बाई ईयर 2020। जहाँ पे ईयर, नाम, ठीक है, किसी के नाम, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। मोस्टली UPSC वहाँ पे गलती करने की कोशिश करती है, जिससे अगर आप ध्यान नहीं देंगे या आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ये याद रखना, ये गलत हो सकता है। सो C ऑप्शन आपको, इट इज़ वन ऑफ द मल्टीलैटरल RED+ इनिशिएटिव होस्टेड बाई वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। D ऑल्सो ए हॉस्टेड। अब अगर A और C में देखेंगे कोई जनरल स्टेटमेंट क्या है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। एक्चुअली जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल होता क्या है, अगर आपको प्रोटोकॉल की भी परिभाषा आती है तब भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल सिस्टम और फिक्स्ड रूल होता है, मतलब कुछ रूल्स बना दिए और उन रूल्स के अंदर ही आपको काम करना है, उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो अगर हम ग्रीन हाउस गैस को इमिशन पर रिडक्शन करना चाहते हैं तो हम कुछ क्राइटेरिया, कुछ रूल्स बनाएंगे और आप कहेंगे कि उन रूल्स के अंदर ही आपको ये काम करना है, ठीक है। तो यही है कि जो क्वांटिटी है उसको मैनेज करना है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है उसको मैनेज किया जाए। तो ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 99, विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम सीन इन न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सही है। इट इज़ ओरिजिनेट इन द वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 2002। गलत बात है। 1992 में जो आपकी 1992 में अर्थ समिट होती है उसी को हम कहते हैं एजेंडा 21। सो इसका आंसर ओनली वंस राइट है, ए। नेक्स्ट है 100 पहुँच गए हैं, समझ रहे हो।
100%. Consider the following statement. International Solar Alliance was launched at the UN Climate Change Conference in 2015. Yes, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका इंडिया और फ्रांस पार्टी मेन जो मेंबर हैं या मेन हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज़र हैं, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2015 में हुई थी। तो ए आपको ऑप्शन सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन इसका हम रीड करते हैं। सेकंड ऑप्शन है द अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज़ ऑफ यूएन। इसमें कह रहा है कि जो अलाइन है इसमें यूएन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी शामिल हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका 2 आप गलत करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये भी गलत, ये भी गलत और डी भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 विथ रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग एट पेरिस इन 2015। देखो पीछे ऊपर वाला क्वेश्चन था 2000 किसमें पूछा है 16 में, और सेम क्वेश्चन उसी ईयर में, कि मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि बिल्कुल एक ही टॉपिक से हैं। बस वो भी पूछ रहा था जो आपका पेरिस वो UNFCCC की मीटिंग वगैरह हुई थी उससे रिलेटेड, ये भी UNFCCC से ही रिलेटेड है। तो इसमें है कि 2000 मीटिंग में जो 2015 में मीटिंग हुई थी आपकी UNFCCC में, उससे रिलेटेड आप क्या क्या हुआ था वो आपको बताना है। पहला, द एग्रीमेंट वाज साइन बाय ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ UN एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017। तो आप ये देखिए कि जो 17 की बात कर रहा है कि जो 2017 तक ऐसा होना चाहिए, तो ये बात थोड़ी सी गलत है क्योंकि उन्होंने बात की थी 2020 तक। ए ऑप्शन गलत। सेकंड आपके पास है द एग्रीमेंट एम टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन सो दैट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द हाँ, तो हम क्वेश्चन देख रहे थे विथ रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग इन द पेरिस 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जो 2015 में पेरिस में मीटिंग हुई थी UNFCCC की, UNFCCC की, उससे रिलेटेड आप क्या चीज़ें ठीक हैं गलत हैं वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है एग्रीमेंट वॉज साइन बाई ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ UN एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको 2017 में उसको इफ़ेक्ट में लाना था। तो ये जो डेट है ये थोड़ी सी गलत है क्योंकि इसको इफ़ेक्ट में लाना था 2020 तक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है और आप जैसे ही पहला ऑप्शन काटोगे ऑप्शन ए कटेगा, ऑप्शन डी कटेगा। ठीक है, ऑप्शन 2 दोनों में कॉमन है बी एंड सी में, तो 3 ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में है डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज्ड देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1000 बिलियन ए ईयर फ्रॉम 2020 टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड विथ क्लाइमेट चेंज। ये अमाउंट देखो $1000 बिलियन इज़ ए वेरी ह्यूज अमाउंट। इतना नहीं दे रही हैं, जबकि कितना दे रही है 100 बिलियन डॉलर। सो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, आंसर विल बी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय द ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब रोम। तो ये आपका एक्चुअली क्लब रोम जो 1972 में हुआ था उसके द्वारा केवल इस तरीके की बात की गई थी। ये जो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये नहीं आया था। ठीक है, ये उसके बाद में आता है। केवल इस तरीके से बात, एक अप्रोच आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 1972 में। ठीक है, अगर हम बात करें जो उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं या जो भी जैसे ब्रुंडल कमीशन बना हुआ था आपका 1987 में, तो जो 1987 में ब्रुंडल कमीशन बना हुआ था उसने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म का यूज़ किया था। जबकि पहली बार ये हल्का सा कॉन्सेप्ट, ये इसकी जो हम कह सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में 1972 में क्लब रोम में कहा गया था, मतलब इसकी एक अप्रोच आई थी। लेकिन 1987 में जब ब्रुंडल कमीशन बनता है तब ये टर्म आता है। ठीक है, तो आप एक जो ऑप्शन है वो आपका गलत है, तो ए और सी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और दूसरा है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव बीन अचीव्ड बाय 2030। तो आई थिंक ये सबको पता होगा, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 103 की तरफ। द
term intended nationally determined contribution is sometimes seen in news in the context of, इसमें कहा जा रहा है एक जो टर्म है intended nationally determined contribution, ये लगातार आप न्यूज़ में देखते हैं, ये किससे रिलेटेड है आपको वो बताना है। इसमें देखते हैं pledges made by European countries to rehabilitate refugees from the war affected Middle East। सेकेंड है बी ऑप्शन है प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें यही कहा गया है कि न्यू इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट है जिसमें यूएन जो फ्रेमवर्क है मतलब UNFCCC कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टी, उसमें इस टाइप के कॉन्सेप्ट को निजात किया गया था। कोप जो 21 हुई थी 2015 में, उसमें इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को स्टार्ट किया गया था। ये टर्म इस्तेमाल की गई थी जिसमें मेन इसका पर्पस था कि कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज पर वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है बी इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका 104। इट इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ द UNCCD। आप पूछ रहे हैं कि UNCCD की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। पहला है कि इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप। सेकेंड है इट हैज़ ए स्पेशल particular focus on South Asia and North African region and its secretariat facilitate the allocation of major portion of the financial resources to these regions। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है, थर्ड ऑप्शन है इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल्स इन द कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं तो ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो तीसरा ऑप्शन है ये तो आपका सही होगा ही होगा। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है, नॉर्थ अफ्रीका मतलब साउथ एशिया नॉर्थ अफ्रीकन रीजन पे ये बेसिकली पार्टिसिपेट करता है या फोकस करता है। तो अदर कंट्रीज़ का भी तो मोटिव बनता है क्लाइमेट चेंज को कंजर्व करना या डिजर्टिफिकेशन को रोकना, तो ये आपका है ये जो वेग स्टेटमेंट लग रहा है। तो इस तरीके से हम जब सेकंड स्टेटमेंट को काटेंगे तो हम क्वेश्चन काटेंगे, ऑप्शन काटेंगे बी और डी, और 3 ऑप्शन इज राइट, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 105। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ग्रीन जो इंडिया मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका क्या मेन उद्देश्य है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू द UN एंड स्टेट बजट्स देयर बाई इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन काउंटिंग्स। ओके, सेकेंड ऑप्शन है लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इन्हेंस द एग्रीकल्चर आउटपुट सो एज इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू वन एंड ऑल इन द फ्यूचर। तो अभी तक तो ऐसा नहीं, पहला ही ग्रीन रिवॉल्यूशन पे अभी अच्छे से काम हो चुका है, तो अभी इस तरीके से कोई भी बात इम्प्लीमेंटेशन की तो नहीं हुई रही है। ठीक है, तो बी जो ऑप्शन है वो काफ़ी बेक सा लग रहा है। बी आप जैसे ही काटोगे तो बी और डी कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन है रिस्टोरिंग एंड इन्हेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो ग्रीन इंडिया है, इसका मतलब क्या है, हम ग्रीन करना चाहते हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहते हैं हम फॉरेस्टेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड ऑप्शन है इज राइट, सो सी विल बी राइट ऑप्शन या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 106 की ओर। नेट मेटरिंग इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोमोटिंग द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर्स यूज़। ऐसा जो नेट मैटरिंग थी इसका मेन उद्देश्य यही था, आप कह सकते हो कि जो नेट मैटरिंग इज़ द बिलिंग मैकेनिज़्म, कि जो भी सोलर एनर्जी सिस्टम के जो ओनर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए ये नेट मैटरिंग बिलिंग मैकेनिज़्म थी। ठीक है, तो ए आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 107 की ओर। गैडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरबी रंजन कमेटी रिपोर्ट, ये जो दोनों रिपोर्ट्स हैं एक्चुअली ये जो वेस्टर्न घाट है उससे रिलेटेड आई थी 2011 में, कि जो वेस्टर्न घाट है उन पे रिसर्च वगैरह एक्चुअली जो गैडगिल कमीशन वॉज इन्वायरमेंटल रिसर्च कमीशन, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ने इसको अपॉइंट किया था, और जो भी आपका कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट को 2011 में
में हम कह सकते हैं सबमिट की थी गवर्नमेंट के पास। और कस्तूरबी रंजन जो रिपोर्ट्स थी उसने बताया था कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इन दोनों के बीच में क्या है, एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। कि अगर आप डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बायोडाइवर्सिटी पे नहीं देंगे, तो ये अनबैलेंस होगा, जिससे कि पूरे वर्ल्ड को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो भी गैडगिल कमेटी और कस्तूरबी रंजन कमेटी है वो आपके प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी स्टार लेबल। कि कौन सी मतलब कौन सा ऐसी मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी स्टार लेबल के बारे में आपको बताना है, या ये जो टैग है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक्चुअली जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो लेबल है वो जितने ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी एक एनर्जी एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है और इसको 2002 में बनाया गया था। और ये मतलब मेनली जो नेशन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था 2001, उसके थ्रू इसको लाया गया था। उसका मेन उद्देश्य है कि कोई भी इलेक्ट्रिक जो भी मशीन है वो बेहतर तरीके से फंक्शन करे, जिससे कि एनर्जी का इफ़िशिएंटली यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो जो फैनिंग सील है उसमें भी हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी का स्टार लेबल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक गीजर और ट्यूबर फ्लोरेसेंट लैम्प। सो आंसर विल बी डी 1 and 2 and 3। 109 में है, इन द सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसीडर इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो आपको केवल ये पता होना चाहिए था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उनमें कौन कौन सी जो गैसेज हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो आपको ये याद रखना है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एक मिनट, यस, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें टोटल 8 गैसेस को शामिल किया गया है। और वो 8 जो गैसेस हैं वो कौन सी है, पहला आपका जैसे हो जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, आप कह सकते हो जैसे PM 2.5 और PM 10, अमोनिया, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। ये 8 एलिमेंट को यूज़ किया गया है या इनको शामिल किया गया है लेबलिंग करने में कितना पॉल्यूशन का लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो अब हम क्वेश्चन अगर इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी, जैसे इसमें बात की गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसें शामिल गई हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड नो, तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है, तो ए ऑप्शन तो आप काटो। ए ऑप्शन आप जैसे ही काटोगे ना आप अपने आंसर तक पहुँच जाओगे। बी आंसर इज राइट। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था पिछले वीडियोस में, और ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए हैं कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें 4 से ज़्यादा ऑप्शन है तो ये हमेशा याद रखना कि उसमें से आपको बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसको एलिमिनेट करने से आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो आपको, और वो ऑप्शन आपको काफ़ी मतलब समझ में आएगा कि अगर आपके पास कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी है तो आप उससे समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वायरमेंट में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो रही है तो एयर की क्वालिटी में क्या, वो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि हमारे लिए अगर हमें ऑक्सीजन ही मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो प्लांट उनको कैसे फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे इन्वायरमेंट में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करता है, तो वो इतना ज़्यादा उसको बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि एयर की क्वालिटी में उसकी अमाउंट देखनी पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। 1010 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ये 2014 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने उस समय भी आपको बताया था कि 2016 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज वो समय आ गया है जब आपको उन दोनों 2014 के क्वेश्चंस और 2016 के क्वेश्चन में कंपैरिजन करने का टाइम आ गया है। इसमें पहला ऑप्शन है रिवर बेसिन इज़ द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। yes, second है it spearhead the river conservation effort in the national level। yes, one of the chief minister of the states through which the Ganga flow come under the chairman of national Ganga river basin authority। जबकि 2014 में जो भी क्वेश्चन आया था उसका थर्ड ऑप्शन क्या था कि
नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है, और दैट वाज राइट ऑप्शन। और 2016 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें कह रहा है चीफ मिनिस्टर। अब आपको अगर ये ऑप्शन गलत पता है तो देखिए आप आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। आंसर सी गलत, बी गलत, डी गलत, आंसर ए। तो प्लीज़ फोकस कि आप क्या पढ़ रहे हो और कैसे आपको उसको मैनेज करना है, ठीक है। आपको पीछे वाले क्वेश्चंस पेपर जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पे आपकी पकड़ बेहतर अच्छी होनी ही चाहिए, तभी आप आगे के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, हमारा है 111। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट कराई कैमल ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया। एक कराई कैमल है जो इंडिया में पाया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। 2016 में ही पूछा गया है। इसको आराम से पढ़ते हैं। इट इज़ ए कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर, मे बी मे नॉट बी, नहीं श्योर। दूसरा है इट सर्वाइव बाई ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव्स। अच्छा। थर्ड ऑप्शन इस लिव्स इन द वर्ल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब आप देख लो कैन नॉट बी। अब ये बताओ ह्यूमन बीइंग्स ने एनिमल्स में जैसे टाइगर देखे हैं, ठीक है, लायन देखे हैं, मतलब चीता, जो जितने भी खतरनाक एनिमल्स थे उनको भी डोमेस्टिकेट कर लिया है। तो ये कराई कैमल एक ऊँट को ऐसा क्या हो जाएगा कि उसको वो डोमेस्टिकेट ही ना किया जा सके। तो ये काफ़ी मतलब वेग स्टेटमेंट जैसा लग रहा है। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन काटते हैं तो आपका ऑप्शन कटेगा बी, सी और डी। आंसर आ जाएगा ए इज़ राइट आंसर। तो आप यही देखिए कि दो ऑप्शन आपको काफ़ी जर्नल से लग रहे थे, ये आपको काफ़ी एक्सट्रीम लग रहा था। तो आपको ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पता ही होना चाहिए था, लेकिन आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कैसी बात कर रहा है। इंडिया में या वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग का माइंड इतना डेवलप है कि उसने हर चीज़ पे जीत हासिल कर ली है। तो मतलब एक कैमल के लिए ये इस तरीके से स्टेटमेंट यूज़ करना तो थोड़ा सा इन जनरल था। इस तरीके से आपको थोड़ी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपके सामने 112। रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पेसीज ऑफ बनाना प्लांट विच अटेन ए हाइट ऑफ 11 मीटर्स एंड हैज़ ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट बीन डिस्कवर्ड। पूछा गया है कि एक बनाना की स्पेसीज डिस्कवर हुई है, वो इंडिया के किस पार्ट में उसको डिस्कवर किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये याद रखना, जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने बनाना की नई स्पेसीज़ को ढूंढा था, जो ट्रॉपिकल कृष्णा नल्ला रेन फॉरेस्ट है लिटिल जो अंडमान आइलैंड में, वहाँ पे इसको खोजा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए अंडमान आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर समटाइम सीन इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक जो रेड सैंडर है उसके बारे में बताना। एक्चुअली ये ट्री स्पेसीज़ है, ठीक है, जो साउथ इंडिया में पाई जाती है। उसको काटोगे तो रेड कलर का जो मतलब कहते हैं वाटर टाइप का है वो रिलीज़ होता है। इसको रेड सैंडलवुड के नाम से भी जाना जाता है या रेड सैंडर भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इट इज़ ए ट्री स्पीसीज फाउंड इन द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, दिस इज़ राइट। सेकेंड, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि साउथ इंडिया में जो भी रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट ये स्पीसीज़ है। तो आप ये याद रखना कि जो रेड आपके सैंडल्स ट्रीज़ हैं ये किस प्रकार के इन्वायरमेंट में मिलती है, ये आपके ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है। तो आंसर ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। ये सिंपल हम कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 114। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेट एसेट्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये S4A है, इसके बारे में आपको बताना है। तो S4A में क्या है, S4A it is a procedure for considering ecological cost of governmental scheme formulated by the government। वो कह रहा है कि ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जिस इकोलॉजिकली कॉस्ट डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम बनाई गई है। सेकंड है देखो सस्टेनेबल, एक तो स्ट्रेस एसेट से आपको समझना था कि ये जो स्ट्रेस एसेट सम टर्म है ना ये बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह हैं वो जो RBI है वो हैंडल करती है। तो इस तरीके से आप देखते तो आंसर आपका आता
It is a scheme of RBI for recovering the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties. तो this is right answer. लेकिन अगर हम 3 पढ़ें इसमें क्या है, it is a disinvestment plan of government. No. वही पहले ही डिस्ट्रेस आ रहा है तो फिर उसके बाद तुम जो डिसइन्वेस्टमेंट करके बैंकिंग को थोड़ी पैसा दे दोगे. इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी. नो ऑल्सो बिग. तो 20 राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 115 की ओर. द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. देखिए अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे स्ट्रिप्स क्या है, जो धारियाँ बॉडीज़ में बनी होती है. और आप देखोगे जो स्ट्रिप्स हैं वो किस में होती है, टाइगर में. ठीक है, तो एनिमल में ही है, टाइगर में है, तो उसी से रिलेटेड एक्चुअली स्ट्रिप्स. आप अगर जो टाइगर वगैरह हैं उनकी अलग अलग जो टाइगर्स हैं, हर टाइगर की डिफरेंट स्ट्रिप्स होती हैं. तो जिनको मेज़र करके उनकी जो नंबर्स है, उनकी जो मेंटेनेंस है, उनके जो नंबर्स हैं उनको हम कह सकते हैं ऑब्जर्व किया जाता है. तो इसके ऑप्शन में देखेंगे कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना. नो. मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व. दिस इज राइट आंसर. नेक्स्ट 16 है 116. रिसेंटली देयर वॉज ए प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लाइन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू सम ऑफ द साइट्स. कुछ लाइन्स हैं जिनको उनके जो नेचुरल हैबिटेट है गुजरात, वहाँ से अदर प्लेस पे उनको मूव कराया जा रहा है. तो उसका आंसर आपको बताना है. ठीक है, इसमें पहला है आपके सामने 1016 में यस पहला है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क. कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पे है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है आपका उत्तराखंड में. ठीक है, देखो वो कह रहा है कि गुजरात में अगर कहीं पे लाइन रह रहे हैं, ठीक है, और तो जिस एरिया में रह रहे हैं तो इसीलिए वहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि वहाँ की इकोलॉजी को उसके वहाँ के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किए हुए हैं. तो किसी एक बिल्कुल ऐसे इन्वायरमेंट में किसी भी स्पेसीज़ को नहीं भेजा जाएगा कि वो एकदम ही डिफरेंट हो. ये थोड़ा सा आप लॉजिक, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन में गुजरात मेंशन किया गया था. इसका मतलब आपको जो भी एग्जामिनर है वो क्लू दे रहा है, तो आपको वहीं से आंसर आपको निकालना भी था. सेकेंड ऑप्शन है आपका कोनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जो कोनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में. ठीक है, नेक्स्ट है मुदुमलाई. आपको पता है तमिलनाडु में है. और सरिस्का जो है आपका वो कहाँ पे है, राजस्थान में. तो ये थोड़ा सा जो मुदुमलाई तो काफ़ी दूर हो जाएगा. और सरिस्का जो नेशनल पार्क है यहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं. और आपको पता है कि हम कहते हैं ना दो पावर एक साथ एक एरिया में एडजस्ट नहीं कर सकती. तो एक लाइन, एक टाइगर एक ही नेशनल पार्क में थोड़ा सही सा नहीं है. तो इसका जो आंसर था आप कह सकते हैं बी. ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुजरात का जो काफ़ी हम कह सकते हैं सैंडी एंड हॉट क्लाइमेट है, और उत्तराखंड का हम कहेंगे काफ़ी मतलब अच्छा सा कोल्डी इन्वायरमेंट है. तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगा. इस तरीके से ये ऑप्शन गलत था. नेक्स्ट है, इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं. एग्जैक्ट पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो आप एक अनुमान लगा के एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आंसर तक पहुंच सकते हैं. 117 में है इन इंडिया इफ़ ए स्पेसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 व्हाट डज इट इम्प्लाई. भैया अगर कोई भी स्पेसीज़ है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर डिक्लेयर किया है तो उसको क्या मतलब इम्पोर्टेंस दी जाएगी. तो ये अगर कोई भी स्पीसीज़ को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत रखा जाता है तो उसको हाईली प्रोटेक्शन दिया जाता है. ठीक है, जैसे टाइगर, लाइन्स, एलिफेंट्स. ठीक है, तो इट इंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर. दैट इज़ राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट मूव करते हैं 118. अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. आप देख रहे हैं क्वेश्चन 2017 में वही क्वेश्चन उसी तरीके से सेम तरीके से क्वेश्चन वहीं पे पूछा गया है. 72 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर द सम प्रोविज़न प्रोवाइडेड बाई लॉ. वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको 1972 के प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हंट नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कि कोई स्पेशल प्रोविज़न्स ना दी जाए लॉ के थ्रू. तो आप देखेंगे जो 100 जो आपके
एक्चुअली कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको हम मार सकते हैं, तो उनको उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है वर्मिन। ऐसे एनिमल्स जो वर्मिन होते हैं, और वर्मिन एनिमल्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 5 में रखा गया है कि अगर आप चाहेंगे तो आप इनको इस टाइप के एनिमल्स को मार सकते हैं, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें, काऊ वगैरह है, ठीक है, फ्रूट बैट वगैरह हैं, या माइस वगैरह हैं, रेट है, इन सभी को मार सकते हैं क्योंकि उनको शेड्यूल 5 के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन जो आपके घड़ियाल है वो हाईली प्रोटेक्टेड है, इंडियन वाइल्ड एश भी प्रोटेक्शन में है, वाइल्ड बफेलो भी प्रोटेक्शन में है, तो इनको हम नहीं मार सकते हैं, ये इनको वर्मिन नहीं है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, इनको नहीं मारा जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा 119, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे पहले भी आप 2 बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, 2 बार ऐसे क्वेश्चंस को देख चुके हैं इनडायरेक्टली। तो अगर आपने वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट या उसकी एक्सप्लेनेशन को भी मेरे द्वारा अगर आपने सुना होता तो इस क्वेश्चन को ईजिली आप अटैम्प्ट कर पाते, ठीक है। भीतरकनिका आपको बताना है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, चंबल रिवर, पुलिकट लेक और दीपोर व्हील। तो आपको ये पहले तो इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। चलिए इसका आंसर आपको खुद ही देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है, ऐसे कौन सा घड़ियाल की जो नेचुरल हैबिटेट एरिया है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 120 की ओर। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम इम्पोर्टेंस इन बीइंग ए गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। पूछ रहा है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में बेहतरीन लिंक या अच्छा लिंक कहाँ पे है। तो आप देखेंगे जैसे नल्लामला, ये तो आपका आंध्र प्रदेश में है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैसे नागरहोल है, हाँ नीचे है लेकिन ये काफ़ी साइड में है। नेक्स्ट है आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये है लेकिन काफ़ी वेस्ट साइड में पाया जाता है, जबकि हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो मिलते हैं वो हमारे थोड़े से मिड में होते हैं। तो इसके लिए जो सही आंसर था, और ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन था कि अगर किसी ने एनसीईआरटी 11th की पढ़ी होती, सॉरी जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक अगर पढ़ी होती तो वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का एक गुड लिंक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कमिटी। मतलब टैरिफ के बारे में बताना है आपको। अगर हम टैरिफ की बात करें तो जो टैरिफ ए ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अच्छा एक्चुअली ये याद रखना है, जो आपकी टैरिफ है ये जॉइंट प्रोग्राम है, किसका, टैरिफ को बनाया गया था WWF वर्ल्ड वाइड फंड एंड IUCN के द्वारा इसको बनाया गया था टैरिफ को, ठीक है। तो इसने लिखा है UNEP, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकेंड है द मिशन ऑफ टैरिफ इज़ टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट ए थ्रेटन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो आपका जो बी है वो बिल्कुल सही है, ये कंजर्वेशन, फ्लोरा फोना की कंजर्वेशन को इंश्योर करने का काम करता है, तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू द सम रीज़न इफ़ देयर इज़ ए ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कंसिक्वेंसेस, कि अगर ह्यूज अमाउंट में पॉपुलेशन अगर बटरफ्लाई की कम होती है तो इसके क्या इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको पहला है पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, येस दिस इज़ राइट, काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है। सेकेंड है देयर कुड बी ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ द सम कल्टिवेटेड प्लांट। ड्रास्टिक आप समझ रहे, एक एक्सट्रीम वर्ड दे दिया है। बी ऑप्शन इज रॉन्ग, बी काटोगे तो 2 काटोगे तो बी गया और डी गया, आंसर बचा 1 and 3। तो थर्ड पढ़ के देखते हैं। थर्ड है इस कुड बी लीड ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पेसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड वर्ड्स। यस, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी स्पेसीज जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हैं या पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी स्पेसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इसमें आपका आंसर होगा 1 and 3, आंसर विल बी सी।
नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। आपको पता है BOD से क्या होता है कि अगर कहीं पे भी जैसे ओशन वगैरह में है, जो अमाउंट ऑक्सीजन की है बैक्टीरिया के द्वारा जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जो सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैम्पल्स में, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर, कि अगर किसी भी थोड़े से वाटर के सैंपल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है जो बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़रूरत है, उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और एक्चुअली जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है वाटर में कितने हैं उसको शो करती है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे उतने ही ज़्यादा BOD दिखाई देगी। मेनली ये जो पॉल्यूशन वगैरह है उसको शो करने का काम करती है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, नो 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 नो, ब्लड तो बिल्कुल नहीं। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अरे यार बिल्कुल भी नहीं। पॉल्यूशन ऐसे इन द इक्वेटिक इकोसिस्टम, एग्जैक्टली राइट। असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन, नो, आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रिमेडिएशन टेक्निक्स। बायो रिमेडिएशन का इस्तेमाल करके या इसका क्या यूज हो सकता है पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करने के लिए, ये आपको बताना है। पहला इसका ऑप्शन है, it is a technique for cleaning up the pollution by enhancing the same biodegradation process that occur in nature। यस, ये तो थोड़ा सा सही लग रहा है। दूसरा है, एनी कंटेमिनेटेड विथ हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रेडली एंड कम्प्लीटली treated by bioremediation using microorganism completely। देख रहे हो आप, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, 2 काटो, 2 जैसे ही आप इसको कटा पीटी मचाओगे, B ऑप्शन कट गया, D ऑप्शन बच गया। थर्ड देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइंड फॉर बायो रिमेडिएशन, बिल्कुल सही है। तो आंसर A और 3 सही है, तो आंसर होगा C इज राइट। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेशन द impending global warming due to the anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be potential site for carbon sequestration। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की आपको पोटेंशियल साइट बतानी है। ये है abundant the uneconomic coal seam, यस, जहाँ पे कोल सीम वगैरह है वहाँ पे आप जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, यस, उधर भी कर सकते हैं। सब टेरेन डीप सेलाइन फॉर्मेशन, यस, वहाँ पे भी की जा सकती है। तो आंसर इसका हो जाएगा D 1 2 3। एक्चुअली जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसके लिए जो कार्बन सिंक, एक्चुअली हम सिंपल कह सकते हैं जो कार्बन सिंक है वो 2 टाइप के होते हैं, या तो नेचुरल होंगे या आर्टिफिशियल सिंक होंगे, जहाँ पे आप कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। नेचुरल जो आपके सिंक होंगे उनमें आता है, जैसे आप ओशन की बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट की बात करें, या आप सॉइल की बात करें, ये जो चीज़ें हैं वो क्या करती है, कार्बन को अपने अंदर ले लेती है, जिससे कार्बन की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में कम हो जाती है। इसको ही हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सेकंड मेथड होती है आपकी, जैसे आर्टिफिशियली आपको कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन करनी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे डिप्लेटेड ऑयल रिजर्व्स हैं, अनइमिनेबल माइंस हैं, यहाँ पे माइंस वगैरह में आप कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गल बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट व्हाट आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्रीज़ के एल्गल बेस्ड, मतलब जो भी एल्गल बेस्ड बायोफ्यूल्स हैं उनसे हम अच्छी अमाउंट में बायोफ्यूल बना सकते हैं, लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसा नहीं कर पा रही हैं। उनके पास क्या लिमिटेशंस है आपको ये बतानी है। पहला, प्रोडक्शन ऑफ एल्गल बेस्ड बायोफ्यूल इज़ पॉसिबल इन सी ओनली एंड नॉट द कॉन्टिनेंट। पहला तो ये पूछ रहा है क्या ऐसी बात है कि केवल ये सी में ही हो सकता है, कॉन्टिनेंट में नहीं? भैया कॉन्टिनेंट में भी लेक्स वगैरह हैं, वहाँ पे हो सकता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल फेक स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए, जैसे 1 काटोगे तो ऑप्शन ए कटा और ऑप्शन डी काटोगे। 3 ऑप्शन राइट सही होगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। 2 ऑप्शन पढ़ते हैं। सेकेंड ऑफ द इंजीनियरिंग द एल्गल बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ द एक्सपर्टाइज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज़ कम्प्लीटेड। भाई जब जो एल्गल ब्रूम वगैरह है, जो प्रोडक्शन वगैरह है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, या सिंपल कह सकते हैं कि सेटिंग अप इंजीनियरिंग द एल्गल बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर हाई लेवल एक्सपर्टाइज चाहिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। तो ठीक है, हाँ
इकोनॉमिकली वाइबल प्रोडक्शन नेसेसिटीज द सेटिंग ऑफ ए लार्ज स्केल फैसिलिटी विच मे बी रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। बिल्कुल, अगर जब तक इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगी तो उस बायोफ्यूल को हर कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो इसको इकोनॉमिकली वाइएबल भी होना ज़रूरी है। तो 2 and 3 इज़ वेरी कॉमन स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट, तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। पहला तो ये है कि ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज इनिशिएटिव है, क्या ये यूरोपियन यूनियन का है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपिंग पॉलिसीज एंड बजट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ ए कंसीडर्ड, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप ये याद रखना, जो यूरोपियन एड वगैरह है उसको GCCA के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, गलत है। और थर्ड ऑप्शन आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाए बी, कट जाएगा डी, सी भी, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज़ ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 कंट्रीज़। अब एक नाम दे दिया, सतर्क हो जाइए। ठीक है, और क्लाइमेट एंड वो CCAC फोकस्ड ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो एक्चुअली याद रखना कि जो भी आपका जो आपका CCAC था, इसको 2012 में UNEP के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये जो G20 का कोई भी पार्ट इससे लेना देना नहीं था, तो ए तो आपका फेक स्टेटमेंट है, 1 काट दीजिए। 1 जैसी काटोगे ए ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया। और जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि ये मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे फोकस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सोमैटिक सेल मतलब आपको ऐसे ही समझ में आना चाहिए कि क्लोनिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको साइंस में पता होनी चाहिए कि अगर ये ऐसा है तो मतलब ये से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन ऑफ बायोलार्बिसाइड्स, नो। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, भैया सोमैटिक सेल का प्लास्टिक से क्या रिलेशन है, वो तो लिविंग थिंग्स है। रिप्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिसीज। अगर ऐसी कोई भी प्रोसेस आ जाए कि वो अगर ऑर्गेनिज्म बन रहा है और डिसीज से फ्री हो, तो फिर तो सारे लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करने लगे। ठीक, तो ये काफ़ी फेक स्टेटमेंट लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिप्रोडक्शन क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है आपका 130, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, कॉमनली यूज्ड मटेरियल वर्सेस अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल फाउंड इन देम। जैसे लिपस्टिक है, लेड पाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, एंड चाइनीज़ फास्ट फूड में। देखो जो लिपस्टिक है वो हम कह सकते हैं आप जो लड़कियां वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं, कॉस्मेटिक मटेरियल्स है, तो कॉस्मेटिक मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा हार्मफुल एलिमेंट आते हैं और लेड एक हार्मफुल एलिमेंट है जो कि लिपस्टिक में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन तो सही है, और ए जहाँ नहीं है, 1 जहाँ नहीं है वो काट दो, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक। जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें कोई ना कोई आप पीने के लिए तो कोई वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपको केवल जर्नल मतलब आपको एक माइंड में लाना है। ठीक है, एग्जैक्ट हर कोई भी याद नहीं कर सकता कि आप क्या खा रहे हो तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है या कौन कौन से केमिकल्स है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली, और किसी को याद भी नहीं रहता एक्चुअली। तो लेकिन आपको एक अप्रोच डेवलप करनी है कि आप आंसर तक कैसे पहुँचे। ठीक है, तो आपको 2 भी सही लग सकता है। 1 2 कहाँ पे है आपको ये देखना है। अब 1 2 और कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं डी के, डी भी सही होगा। ठीक है, और वैसे आपको ये सब याद ही होना चाहिए, और जो कि पॉसिबल नहीं है, सबको हर कुछ पता नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं बस वही आपको एक बताने की एक अप्रोच डेवलप कर रही हूँ कि आपको आंसर क्वेश्चन तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन आपको केवल इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपको जिसका आंसर नहीं भी पता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, लेकिन आपके उस क्वेश्चन के आंसर तक आपको कैसे पहुँचना है, आपको क्या माइंड में लाना है। ठीक है,
नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द ट्रॉपिकल रीजन जो जीका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू। ये बिल्कुल सही बात है, जीका वायरस से जो डिसीज मूव हो रही थी वही डेंगू के ट्रांजिशन से हो रही थी, तो 1 इज राइट आंसर। सेकंड, सेक्सुअल ट्रांजिशन ऑफ जीका वायरस डिसीज इज पॉसिबल, यस दिस इज ऑल्सो राइट, सो आंसर विल बी सी 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स OLED are used to create digital display in many devices. What are the advantages of organic light emitted diodes display over liquid crystal display? तो आप ये देखो कि जो एक तो डायोड वगैरह है, मतलब केमिकल से रिलेटेड है कोई, तो जो ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड बाय फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्टेंस, यस ये तो एक जो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, तो 1 तो राइट है। रोल अप डिस्प्ले, अब जब कोई डिस्प्ले है अगर वो फ्लेक्सिबल है तो उसको आप रोल अप भी कर सकते हो। रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लॉथिंग कैन बी मेड यूजिंग OLEDs, तो सेकेंड भी सही है। थर्ड अगर हम देखेंगे इसमें लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल यूजिंग OLED, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग, लाइट है तो आप लाइट ट्रांसपेरेंट ही होती है, इस तरीके से आप दिमाग लगा के ये भी कह सकते थे कि हाँ ये ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले हो सकती है, तो इसका आंसर 1 2 3 ऑल आर राइट। और एक और याद रखना, अगर साइंस में कोई क्वेश्चन है तो साइंस में कोई भी अगर नई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ब्रॉड होंगे, बहुत ज़्यादा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑल ऑफ अबव ही मोस्टली टाइम आंसर सही होता है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, मतलब वो अपने ऊपर कभी भी रिस्क नहीं लेगा। अभी उसका यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है 10 साल के बाद उस टेक्नोलॉजी का उस फील्ड में किसी फील्ड में उसका इस्तेमाल निकल आए, तो फिर आपका बच्चा पता चले सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है कि भाई सुनो मेरे पापा कलेक्टर नहीं बन पाए थे, एक क्वेश्चन के गलत होने की वजह से, वो टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी लेकिन आज वो टेक्नोलॉजी उसके अंडर आ चुकी है, तो आप मुझे आज बना दो हमारे पापा को। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है, तो इसलिए उनके आंसर्स हम यही मानते हैं कि ऑल ऑफ अबव ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अभी आपने 2017 तक जितने भी क्वेश्चंस थे 17 साल के आपने प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो आज की क्लास यहीं करते हैं, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ आती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।